25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए गले का पत्थर है? क्या पीएम मोदी की अगुवाई में देश में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है? और वो भी आरोप तब लग रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करें। लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर पीएम मोदी ने पंडित नेहरू का रिकॉर्ड क्या पीछे छोड़ा। सियासी टकराव बेहद तीखा हो गया। बीजेपी जहां इसे संकल्प से सिद्धि बता रही, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही और सोशल मीडिया पोस्ट में इसे गालिब का ख्याल बता रही। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट में पंडित नेहरू के मुकाबले पीएम मोदी का कद बेहद छोटा दिखाकर कोट किया गया। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी को केवल इतिहास के पन्नों में नहीं याद किया जाएगा, लेकिन जुगों जुगों तक नरेंद्र मोदी को एक महामानव के रूप में, एक अवतरित पुरुष के रूप में याद किया जाएगा, पूजा जाएगा। देश के अंदर जिस तरह से आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आपने बंधक बना करके रख दिया। देश के अंदर कानून के राज की बजाय आपका राज चल रहा है। सबसे तीखा हमला तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किया अपने सोशल मीडिया पोस्ट में। उन्होंने पीएम मोदी को देश के गले का पत्थर तक कह दिया और आरोप लगाया कि मोदी की अगुवाई में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने नेहरू और मोदी की तुलना करते हुए कहा, एक ने भारत को जोड़ा और दूसरे ने बांटने का काम किया। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने पूछा, इन 12 वर्षों की उपलब्धियां क्या है? उन्होंने बिखरे हुए भारत को एक किया और मोदी जी का 12 साल याद किया जाएगा। एक भारत को बिखरा दिया उन्होंने, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पर। एक ने भारत को बनाया पब्लिक अंडरटेकिंग्स, क्या था, गुलाम भारत था, सैकड़ों साल की गुलामी थी, और दूसरे ने जो बना था वो बेच दिया। So instead of strengthening democracy, strengthening Indian values, strengthening Indian rupee, strengthening Indian the manufacturing, business, education sector, the Prime Minister is busy taking reels with toffees. वहीं अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी की उपलब्धि को सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि पिछले 12 वर्षों में लिए गए बड़े फैसलों का नतीजा बताया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रथम के भाव से बड़े निर्णय लिए, ऐसे निर्णय जो आज वर्षों की तपस्या के बाद आज सच्चाई बन चुके हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, जीएसटी लागू करना, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर लागू करना, गरीबों को 10% आरक्षण देना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू करना, सीएए कानून बनाना, जून तलाक के विरुद्ध कानून बनाना, वक्फ कानून में संशोधन करना। अब सवाल कई है, क्या मोदी को देश के गले का पत्थर कहना राजनीतिक हताशा है? अगर मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा, तो जनता लगातार उनके पक्ष में जनादेश क्यों दे रही? क्या लोकतंत्र तभी सुरक्षित माना जाएगा जब कांग्रेस सत्ता में हो? सवाल कई है, लेकिन जवाब जनता के उस जनादेश में है जो बार बार पीएम मोदी के पक्ष में दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आप नई रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अमित जमई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और निमांश शर्मा आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे शुरू करता हूं। जयराम रमेश जी ने कहा गले का पत्थर, तो ये आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है, नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटा। तो अब राकेश भाई, नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटा है मान लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बताएंगे भी। तो अगर नेहरू जी का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है, तो 2 बातें आपको बतानी होंगी कि देश का पहला गृह मंत्री कौन था। अगर देश का पहला गृह मंत्री सरदार पटेल थे, तो नेहरू जी के 5 साल आप और जोड़िए, 47 से 52, क्योंकि 50 में तो नेहरू पटेल साहब का देहावसान हो गया था। देश का पहला कानून मंत्री और संविधान निर्माता कौन था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे या नहीं? पहले गृह मंत्री
पटेल साहब थे या कैलाशनाथ काटजू थे, भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। असल बात, नेहरू जी से इतने ऑब्सेस्ड हैं ये लोग, इतिहास में अपने ही प्रतीक पुरुषों को भूल जाते हैं। जिन लोगों की आज चरण वंदना कर रहे हैं, जिन सरदार पटेल की चरण वंदना कर रहे हैं, 3000 करोड़ की मूर्ति सरदार पटेल की इन्होंने बनवाई है। बाबा साहब को कहते हैं कि भारत रत्न दिया, उनके 5-5 तीर्थों को इन्होंने कहा कि हम लेकर के आए, उनको मानने का इनकार भी कर रहे हैं अगर ये नेहरू जी को प्रधानमंत्री 1947 से नहीं माना। ठीक है, ये भारतीय जनता सुरेंद्र जी आपको रोकता हूं, कुछ सीधी तस्वीरें आ रही हैं, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। भारत मंडपम से ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे और एनडीए के जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में या फिर एनडीए शासित राज्यों के जो सीएम हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं भारत मंडपम से और एक कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम में इसलिए क्योंकि आज एक रिकॉर्ड बना है जिसकी चर्चा अभी हो रही है। ये भारत मंडपम से सीधी तस्वीरें, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। इससे पहले जब दिन की शुरुआत हुई थी तो कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में भी ताली बजाकर अभिनंदन। नितिन नवीन की आपने तस्वीरें देखी। अब सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बात पूरी करिए। राधिका खेड़ा भी इस बीच जुड़ चुकी हैं। बीजेपी ने तो यही कहा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर, सिर्फ प्रधानमंत्री तो कहा नहीं, इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि सब्र का बांध टूट रहा है, ईर्ष्या हो रही है। नहीं तो हाँ, तो निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे तो निर्वाचित गृह मंत्री भी तो नहीं थे ना। काहे को मान रहे हो नेहरू? इसका मतलब तो आप गृह मंत्री पटेल साहब को मानते ही नहीं हो। पटेल साहब का कोई योगदान ही नहीं है भारत की रियासतों को एक करने में। इस भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो कानून मंत्री बाबा साहब नहीं है। आप बात समझिए, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माता को भी तो ये लोग डिनाई कर रहे हैं। अगर नेहरू जी को डिनाई कर रहे हैं तो जो लोग नेहरू को डिनाई करेंगे वो पटेल साहब को डिनाई कर रहे हैं। वो लोग जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को डिनाई कर रहे हैं। कहे ये लोग बाबा साहब के विरोधी हैं, कहे ये लोग जो है सरदार पटेल के विरोधी हैं। और उसके बाद आप आइए भाई, नेहरू जी ने तो 150 करोड़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। उसमें क्या किया? उसमें भाखड़ा नंगल डैम बनाए, तमाम हजारों पीएसयू बनाए, बीएचई बनाया, बीएचईएल बनाया, बेल बनाया, टीसीएस बनाया, क्या नाम, त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड बनाया, तमाम भारत ओएनजीसी बनाया, भारत रत्न कंपनियां बनाई। प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी ने, क्या नाम, मोदी जी ने क्या किया? इन सबको बेच दिया। रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा और उसके बाद इन्होंने जो है सारे के सारे पीएसयूज बेच डाले। हमने बनाया, नेहरू जी ने बनाया, इन्होंने बेचा। ठीक, नेहरू जी प्रधानमंत्री के पद को पदस्थापित करते थे, कुर्सी पर चिपके हुए। आज की डेट में जो तमाम 2014 से लेके आज तक की जितनी चीजें हैं आप बताइए मुझे। 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आज की डेट में दुनिया में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला देश हिंदुस्तान। आज की डेट में कहा था ठीक है, आपकी सारी बात का जवाब, आपकी सारी बात का जवाब राजपूत जी, राधिका खेड़ा दे रही हैं। लेकिन आपने कहा कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो जनता जनादेश दे रही है तो कुर्सी से चिपके हुए हैं। इसको चिपकना तो मेरे हिसाब से नहीं कहा जाना चाहिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं राकेश जी, अपने अपने वो हैं, हम लोग विरोध पक्ष में हैं तो अब तो कहेंगे कुर्सी से चिपके हुए हैं। राधिका बहन है यहां पर, वो कहेंगे कुर्सी पर बैठे हुए। ठीक, ये तो हमारा वैचारिक मतांतर है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। दूसरी बात जो है, हाँ। कुर्सी से चिपकना, मैं बताता हूं जितनी अपमानजनक डीलें हैं, हाँ। जितनी अपमानजनक डील, नरेंद्र मोदी जी को आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, सीज फायर हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूस से तेल खरीदना बंद करो, बंद हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से तेल खरीदो, तेल खरीदना शुरू हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि एक अपमानजनक यूएस ट्रेड डील करो जिसमें आपके किसान को 18% टैरिफ देना होगा, ट्रेड डील कर लेते हैं। तो नेहरू जी की आप बात कर रहे हो मोदी जी, तो मोदी जी आप नेहरू जी के पासन का भर भी नहीं। राधिका खेड़ा रिप्लाई करिए। बातें मैंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी जी को, ठीक है राजपूत जी, आता सारा का सारा काम ठीक है, ठीक है सर, आता हूं। राधिका खेड़ा। सभी को जय श्री राम। और मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैं किसी के बीच में नहीं बोली राकेश जी, जब कोई मेरे बीच में बोलेगा उनको टोका जाएगा और फिर मेरा टाइमर वापस 0 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज देश के लिए बहुत गर्व का दिन है कि देश को परिवारवाद से और किसी की मेहरबानी से दूर निकलकर एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधान सेवक है और इलेक्टेड, ना नॉमिनेटेड, ना किसी परिवार से ऐसे रिमोट कंट्रोल से चलाया हुआ, ना इमरजेंसी लगा के वहां थोप के अपने आप को बैठाया हुआ। तो एक इलेक्टेड
और 140 करोड़ लोगों की आशा है उनके अंदर और विश्वास है, इसलिए बार बार वो आते जा रहे हैं। अब पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी अपनी सीट पे ऐसे फेविकॉल से ज्यादा बड़े जोर से बैठ गए। इससे ज्यादा तो सुरेंद्र भाई अपनी इस सीट से उठ बैठ लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी मजाल है 90 से ज्यादा चुनाव उनकी लीडरशिप में कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन ऐसा फेविकॉल का जोड़ है कि फेविकॉल का अगर ऐड करना हो तो राहुल गांधी से करवा देना चाहिए, क्योंकि हटते ही नहीं है। कांग्रेस धमाधम खत्म होती जा रही है, लेकिन एक आदमी बहुत स्टेबल है उस कुर्सी पे, वो है राहुल गांधी। खैर अंदरूनी मामला है। अब इन्होंने कहा कि नेहरू जी को डिनाई कर दिया। क्या डिनाई कर दिया? हम तो कह रहे हैं नेहरू जी इस देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, आज उनका रिकॉर्ड टूट गया। अब आपको इस बात से दुख हो रहा है। अब हमारी क्या गलती है कि देश की जनता इन पे विश्वास नहीं करना चाह रही? ये कह रहे हैं हमने वो दिया वो दिया। अब मेरी बात पूरी होने के बाद जरा एक बार सुरेंद्र भाई से पूछिएगा, कांग्रेस ने कितने एम्स इस देश को दिए थे? नेहरू जी ने कितने दिए थे? राजीव जी ने कितने दिए? इंदिरा जी ने कितने दिए? और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी ने कितने दिए? राकेश जी, बच्चा बच्चा देश का जानता है, चाहे सुरेंद्र भाई कुछ भी बोल दे, कि कांग्रेस ने एक ही एम्स दिया था नेहरू जी के समय पे, और वो भी उनका कोई उसमें हिस्सा नहीं था। एक महारानी थी पंजाब की जिन्होंने अपना सब कुछ दिया था और सारी अपनी ज्वेलरी से लेके पैसा दिया था कि देश में एम्स होना चाहिए, उसमें भी नेहरू जी का क्रेडिट नहीं था। खैर ये मानेंगे नहीं, पर ये फैक्ट है। फिर उन्होंने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ अन्याय कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम नहीं मानते। भाई साहब, आप लोग तो पूरे एक हो गया था कांग्रेस का कुंभा। क्यों? क्योंकि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संसद में नहीं आने देना चाहिए था। रोज आप लोग, इतिहास गवाह है, रोज आप लोग संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां अगर कोई उड़ाता आया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उस बात से सब साबित होता है। आप ही का शायद चैनल का रिपोर्टर था वो राकेश जी, जिसने पकड़ भी लिया था राहुल गांधी की खाली संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे। इन्होंने सरदार पटेल जी की बात कही। उनका परिवार से तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने कभी भी संपर्क नहीं किया, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व में हमारी सरकार ने बनाई, पूरा परिवार, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी आया था जब उनको हमने सम्मानित करने का काम किया। आप तो अम्बेडकर जी से सबसे चिढ़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक ही परिवार है, गांधी नेहरू परिवार। उससे बाहर निकलिए। कांग्रेस में बहुत लोग हैं, सुरेंद्र राजपूत जी है, पवन खेड़ा है, बहुत लोग हैं, पर नहीं, आप लोगों को सिर्फ वही आदमी दिखता है जो 90 चुनाव हार गया। लेकिन देश की जनता को दिख रहा है, इसलिए देश हो या विदेश हो। और एक और बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि हम अमेरिका के आगे झुक गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये तो उस समय प्रवक्ता भी थे सुरेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका ने ऐसा प्रेशर डाला, राकेश जी, ऐसा प्रेशर डाला कि कांग्रेस को बोल दिया कि खबरदार, तुमने ईरान से तेल खरीदा। कांग्रेस ने कहा जी हजूर, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। उसके बाद जब हिलरी क्लिंटन आ रही थी भारत, तब कांग्रेस को क्या कहा अमेरिका ने कि खबरदार, तुमने कुछ अगर उनके साथ फर्टिलाइजर लेना बंद नहीं किया। जी हजूर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मैं रिप्लाई ले लेता हूं। किस तरीके से ये लोग दबे हैं, हाँ। उस वजह से भारत को कितना पीछे खड़ा कर दिया। ठीक है, अब तकलीफ तो होगी। ठीक है, सवाल राधिका के जवाब दीजिए राजपूत जी। राधिका जी हमारी साथी हैं, हमारे घर परिवार की सदस्य हैं, बहन जैसी हैं। अब लेकिन भारतीय जनता, पहले पढ़ती लिखती थी, अब भारतीय जनता पार्टी में तो जो कहा जाता है वो इतने वही बोलना पड़ता है। अब इनको ये नहीं पता कि पता तो है लेकिन बोलना मजबूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 2 बच्चे थे, मणिबेन थी पुत्री थी और दैया भाई पटेल थे पुत्र थे, ठीक है ना। और मणिबेन पटेल जी संसद सदस्य रही और दैयाबाई पटेल लोकसभा भी रहे, राज्यसभा भी रहे। ये बता दें कि इनको जनसंघ ने बनवाया था, भाजपा ने बनवाया था, भी तो कांग्रेस के सदस्य थे, आजीवन कांग्रेस सदस्य रहे। तो हम तो अपने परिवार का ख्याल रखते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं, ले दे करके हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो अपने परिवार का, और हम हैं परिवारवादी, सीना ठोक के कहते हैं हम परिवारवादी हैं। और वो सब के सब लोग परिवारवादी लोगों के वो होते हैं जिनके घर में गांधी जी आए थे, सब परिवारवादी थे। किसी भी ऐसे घर में गांधी जी नहीं गए जिसके घर में, इनके भी घर में आए थे, राधिका जी के भी घर में गांधी जी आए थे, ठीक है ना। तो सच बात यह कि हमें तो अपने परिवार पर गर्व है, और उस परिवार पर गर्व है जिसने आजादी के आंदोलन में 48 साल जेल काटी किसी संघ वाले ने, काटी किसी क्या नाम जनसंघ वाले ने, हिंदू महासभा वाले ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काटी, या दीनदयाल उपाध्याय ने काटी, गोवलकर साहब ने काटी, या हेगड़ेवार साहब ने काटी, बताए कोई। और उसके बाद 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए। और रही बात देश को बनाने की, देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया, रेल दिया, तेल दिया, भेल दिया। आपको ठीक है, एक रिप्लाई राधिका खेड़ा का, फिर मैं अमित जी आ रहा हूं आपके। एक पाकिस्तान के, 2 पाकिस्तान किए, परमाणु संपन्न राष्ट्र किया हम लोगों ने। हमने लोगों ने 44 लाख करोड़ का बजट करके दिया, 150 करोड़ के बजट को
और मोदी जी ने 44 लाख करोड़ के बजट की भी ऐसी तैसी फेर दी। 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्ज था 2014 में, आज 2,55,000 करोड़ कर्ज है। ठीक है, पहले हम ठीक है, फिर तो वो एक डॉलर जो 58 रुपए में था, आज 96 रुपए में डॉलर है। ठीक है, ठीक है राधिका खेड़ा, मोदी जी के पास बताने के लिए क्या है? मोदी जी कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए। पास, अच्छा ओके हो गया ना सुरेंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ना पुरानी आदत है पर्सनल रिमार्क करने की, लेकिन साथ साथ ना पर्सनल रिमार्क करते करते राकेश जी इतिहास को भी ऐसी तोड़ मरोड़ते रहते हैं। सुप्रिया श्रीनेट से सीख रहे हैं या पवन खेड़ा से सीख रहे हैं गलत कागजात दिखाने के लिए, उसी तरीके से इनके प्रवक्ता ने किया। अब ये कह रहे हैं दया भाई पटेल जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो 1957 में स्वतंत्रता पार्टी ज्वाइन कर ली थी नेहरू जी से असहमति के कारण। उन्होंने कहा नेहरू जी इस देश के लिए सही नहीं है, उन्होंने झाकझोल से असहमति बताई थी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस के हिस्सा थे, ये थे? ये भी बताइए ना कि असहमति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बच्चों को और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कहा कि कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं। क्यों गठन है? अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। परिवार की बात करते बहुत अच्छा हुआ आपने मेरे घर का इतिहास पढ़ा हुआ है। मेरे घर, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मेरे घर में तो सुरेंद्र जी 2-2 ताम्र पत्र भी हैं। मेरे घर वाले तो 10-10 साल 12-12 साल जेल भी रह के आए हैं, वो नजरबंद नहीं हुए थे पैलेसेस में नेहरू जी की तरह। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि परिवारवाद बहुत आप गर्व होते हैं, तो मैं भी तो आपके परिवार का हिस्सा थी। तब क्या हुआ था परिवारवाद? तब सुरेंद्र जी आपने क्यों नहीं आवाज उठाई मेरे लिए? तब राहुल गांधी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या परिवार की लड़कियों को आपके घर में बंद कर देते हैं, आदमी गाली गलौज करते हैं, तो परिवारवाद भी करके दिखाइए। आपके यहाँ पे परिवारवाद नहीं है, आपके यहाँ पे सिर्फ नेहरू गांधी परिवारवाद है, वो भी जो चोरी के गांधी है। आप लोग तो झूठे गांधी हैं, आप लोग तो झूठ बोलते हैं। क्या गांधी जी ने महिलाओं पे अत्याचार करना सिखाया था? क्या गांधी जी ने महिलाओं पे अत्याचार होते वक्त आंखें बंद करने को सिखाया था? क्या गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री को गाली देना सिखाया था? उनको टेररिस्ट बोलना सिखाया था? उनको लगातार चाय वाले और ये बोलना सिखाया था कि देश का चाय वाला? ठीक है राधिका जी, मैं इन्हीं गांधी जी से वापस लौट कर आऊंगा और सुरेंद्र जी 2 मेहमान है, एक टिप्पणी ले लूं, फिर आता हूं आपके पास और इन्हीं गांधी जी से डिबेट की शुरुआत आपसे फिर से करूंगा। अमित जमई जी, दुनिया के बड़े देश अमेरिका 4 बार राष्ट्रपति बदले, ब्रिटेन में 6 बार सत्ता बदली, जापान में 5 बार प्रधानमंत्री बदले, ऑस्ट्रेलिया में 4 बार पीएम बदले, पाकिस्तान में 6 बार सत्ता बदली, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, श्रीलंका में 4 बार पीएम बदले, नेपाल में 10 बार सत्ता बदली। एक अपना हिंदुस्तान है जो चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से पीएम मोदी 2014 से लगातार बने हुए हैं, फिर भी क्या गले का पत्थर कहना ठीक? राकेश पांडे जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के हैंगओवर से बाहर कब आएगी? भाई एड़ी अगर आप हाई हील पहन लें तो नेहरू जी के बराबर प्रधानमंत्री खड़े नहीं हो सकते। हमारे सुरेंद्र भाई पूरा शिजरा बता रहे हैं आजादी के बाद से। क्या शिजरा इनको पता नहीं है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को? भाई शेख हसीना 20 साल 8 महीने 2 चरणों में प्रधानमंत्री रही। पूरे देश का 75% वोट शेख हसीना को वोट करता था। पूरे देश में ऐसा त्राहिमाम मचा, गरीबी, भुखमरी, जहालत, अशिक्षा, आंखों में नौजवानों के उदासी, अच्छा या बुरा जो भी हुआ वहां पे, रातों रात में शेख हसीना का पता नहीं चला। मोदी जी ने उनको शरण दे रखा है। आज मैं ये सोच रहा था कि जब ये बैठक हो रही थी, ये शख्स इतना अपनी तस्वीर खिंचाने का, मैं ये आपको कहूं एक सिनिकल माइंड है कि जब आज देश में सारे नेताओं को बैठकर, इवन एलओपी के साथ, इवन विपक्ष के साथ, इवन माननीय अखिलेश जी के साथ, कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं अखिलेश जी आइए, राहुल जी आइए, हमारा देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे देश में जो ऑयल का क्राइसिस है, हमारे देश में सेना के पास जेट फ्यूल कम होने की खबर आ रही है। हमारे देश में आप चले जाइए पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है, गैस नहीं मिल रहा है। आइए इस संकट पे बैठ के, वैश्विक संकट पे बातचीत करें। लेकिन इस आदमी को, हमारे प्रधानमंत्री को 24 घंटे नेहरू जी से 2 फीट ऊपर हो गए, नेहरू जी से आधा फीट ऊपर हो गए। अरे आज मुल्क जिस तरह से परेशान है, हमारे देश के युवाओं में निराशा है, पूरे देश में युवाओं के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, गैस, पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन जितना महंगा हो रहा है। क्या हमारे इस देश को अगर ये निकालते मोदी जी, ठीक, तो हम कहते हैं कि नेहरू जी। अमित भाई एक छोटा सा फैक्ट चेक, उसका जवाब दे ले, फिर राधिका बाकी बातों का जवाब देंगे। आपने कहा शेख हसीना को प्रधानमंत्री मोदी ने शरण दे दिया। थोड़ा सा पीछे जाइए 1975 में। 1975 में पहली बार भारत में शरण शेख हसीना उनके परिवार को कांग्रेस सरकार ने दी थी और तब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो अगर यह शरण देना आज गलत है तो क्या तब भी गलत था?
और जब शेख हसीना का परिवार आया था, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग, राहुल गांधी, सब लोग थे, बड़ी हंसी खुशी, बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई थी। तो आप लिंक कर रहे हैं, तो इसका जवाब दीजिए फिर। नहीं राकेश पांडे जी, मेरा ये कहना है कि जब इंदिरा जी ने उनको बुलाया था, पाकिस्तान के 2 चीथड़े करके बुलाया था। पूछिए इस कंप्रोमाइज में हुए थे चीथड़े सर, 71 की वॉर के बाद, नॉट इन 75। एक मिनट, मेरा ये कहना है कि जब हमने मुजीब वहां स्थापित हुए, उसके बाद एक स्टेबलाइज्ड डेमोक्रेसी का गठन हुआ। हमारे साथ वो दोस्त नहीं, मुजीब को बुलाया गया, उनकी बेटी को बुलाया गया, हमारे संबंध बने। लेकिन मेरा ये कहना है, ये भी मत भूलिए कि इंदिरा जी नहीं, तब संबंध थे और आज गड़बड़ हो गया। तब संबंध थे, आज गड़बड़ हो गया, क्योंकि वहां पर विद्रोह के बाद स्थापित हुई। तो लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश जैसा यहां भी हो जाए तो हम सत्ता में आ जाए। नहीं, हम कंपैरिजन जब ये कर रहे हैं कि इंदिरा जी ने 2 चीथड़े किए पाकिस्तान के, नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के आदेश पे डर के ठीक अपनी सेना वापस बुलाई। हाँ, तो ये करना था, तुलना नहीं करना था। शेख हसीना को बुलाने वाली बातचीत नहीं करनी थी, क्योंकि फिर पीछे भी जाता मामला सन 75 में। फैसला भारत की जनता कर रही है, और ये फैसला शायद तब सही था, तो हो सकता है आज भी सही है। तो तुलना उसमें नहीं जाना था। बाकी आपकी बात का जवाब राधिका दे रही है। हमने बुलाया, मोदी जी ने किया, बहुत अच्छा काम किया, हम बुरा नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका से डरते क्यों हो? ठीक है, क्यों डरते हो? चलिए, अमेरिका वाली बात का जवाब राधिका दे रही है, फिर निवान आ रहा हूं आपके पास। 45,000 करोड़ का धंधा आपने अमेरिका को दिया है। ठीक है, ठीक है, क्यों डरते हो? ठीक है, आपकी अमेरिका वाली बात का जवाब लेता हूं। बोलिए राधिका। राकेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी एक बात तो आपने ही उनको काउंटर कर दिया। 6 साल इंदिरा गांधी जी ने शरण दी, शेख हसीना हो, उनके पति हो, 2 बच्चे हो, सब यहाँ रहे, तब इनको तकलीफ नहीं हुई होगी। खैर, और ये जो बात बोल रहे थे, मैं इस बात पे आपत्ति लेती हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जनाब, मेरे देश की सेना ने टुकड़े किए। तो आप अगर देश की सेना का क्रेडिट लेके इंदिरा जी को हा करें, क्या कॉमेडी सर्कस में? राकेश जी, इनको तकलीफ हो रही है, जूता सुनवाइए जल्दी से। इनके आसपास जो ड्राइवर है ना राकेश जी, इनको दौरा पड़ रहा है। ये तरीका है कैसे बिहेव कर रहे हैं? नहीं, डर लग रहा है उनकी सेहत के लिए। उनको रोकना है तो आप मुझसे कहिए, आपको बोलने नहीं देंगे वो देखने के लिए मैं हूं, लेकिन थोड़ा समय देसी राज है राकेश जी, देसी राज है। किसी को ऐसे पिंडी का दौरा है तो जूता ही सुखाया जाता है, नहीं, प्लीज आई रिक्वेस्ट, नहीं प्लीज, ये तो मेरी क्या गलती है? इनका ड्राइवर ही बताएगा। नहीं प्लीज राधिका जी, आई रिक्वेस्ट, कोई मतलब नहीं, बड़े अच्छे माहौल में डिबेट हो रही है। राकेश जी, अच्छा ही माहौल है, इनको तकलीफ हो रही है। नहीं, तो मैं रोक दूंगा उनको, मैं रोक दूंगा, लेकिन प्लीज। मैं तो बोले नहीं राकेश जी, मुझे चिंता अमित भाई सुन लीजिए, अमित भाई सुन लीजिए, ठीक है। राकेश जी, मुझे चिंता हो रही है उनकी, वो जिस तरीके से उनको हालत हुई है, उनके ड्राइवर से पूछिए गाड़ी में कोई तकलीफ ना हुई हो। देसी इलाज है, जूता सुंगाया जाता है अगर मिर्गी का दौरा आता है। ये जिस तरीके, अच्छा सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं बहुत, तो पानी पी लीजिए, शायद जरूरत पड़ेगी जिस तरीके से आपने बिहेव किया। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पे। ये कह रहे हैं बार बार कि चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी अगर लंदन से आ गए हो तो चर्चा कर लेते हैं। मोदी जी ने तो साफ तौर से कहा था, अखिलेश जी मुस्कुरा रहे थे कि उनके मित्र हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। देखिए ये कंट्रोल, राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, आप मुझे टोकते हैं, आपके द्वारा ही अनाउंस हो जाए, आपके द्वारा ही। ठीक है, अमित भाई 30 सेकंड सुन लीजिए सर, 30 सेकंड सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए 30 सेकंड, ठीक है। देश इनको सुन नहीं रहा, उत्तर प्रदेश इनको सुन नहीं रहा। थोड़े दिन में देखिएगा, पहले आज जो फोटो हमें देखने को मिली थी 2 दिन पहले, कल जब भी ये लोग ठगबंधन के लोग बैठे थे, अब तो मजेदार ये होने वाला है कि दीदी किसकी पार्टी में जाने वाली है। एक क्या मजेदार देखने को मिला है राकेश जी, ये लोग जो यहाँ पे बैठ के नौटंकी कर रहे हैं। एक दिन पहले तक जो दीदी सबसे भ्रष्ट थी, कम्युनल थी, आज उनके साथ कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है। वाइस प्रेसिडेंट सोनिया जी ने उनको ऑफर कर दिया है, और साथ ही साथ भतीजे बनेंगे। खैर, ये लोग जाने, लेकिन मैं फिर बोलूंगी, जैसे कि हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, वैसे ही अभी ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुस के जाके मार के आए हैं और आतंक के अड्डों को सब तहस नहस कर दिया। लेकिन ये लोगों को तकलीफ होगी, ये गिनना शुरू करेंगे कि नहीं हुआ। तो मुद्दे की बात करते हैं। बताइए कितने एम्स कांग्रेस ने बनाए? क्यों घर घर में पानी नहीं था? क्यों आज भी लोगों के घर में शौचालय नहीं था? ठीक है, क्यों लोगों को हेल्थ, ठीक है, मैं निवान को भी ले आता हूं डिबेट में, मैं निवान को भी डिबेट में ले आता हूं, एक बात कहते हुए कि अगर आज सर्जिकल एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए अगर नेतृत्व को दिया जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर उनको क्रेडिट दिया जाता है, तो एक हिसाब से यह भी ठीक है कि इंदिरा गांधी जी को क्यों क्रेडिट दिया जाए, राधिका खेड़ा, क्योंकि उस समय देश में उनका नेतृत्व था। सेना ने, ठीक है, तब भी सेना ने किया था, आज भी सेना ने किया है,
लेकिन नेतृत्व की अगर बातचीत होती है तो फिर मैं चाहूंगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता आके कहें कि जो हुआ है वो मोदी जी की वजह से हुआ, लेकिन मैं फिर कहूंगी मोदी जी के नेतृत्व था, लेकिन उन्होंने खुली छूट दी हमारे सेना को, और ये हमारे सेना के शौर्य को, उनकी हर चीज को हम वापस नहीं छीन सकते। ठीक है निवान भाई, हमारे देश की सेना की वजह से आप और मैं सुरक्षित बैठे। एक और प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट पर हैं और कहीं भी चले जाइए, हो सकता है बहुत लोगों की निराशा होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सवाल करिए तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि नहीं ठीक है सब, कुछ लोगों से नाराजगी भले बातचीत हो जाती है। ये साल और कंपैरिजन बनाम विपक्ष की पॉलिटिक्स आप कैसे देख रहे हैं? देखिए राकेश भाई, एक बात तो मैं आपकी सहमत हूं कि 2014 में मोदी जी को देश ने बहुत विश्वास करके सत्ता में बिठाया था, पूर्ण बहुमत दी थी, 300 से ज्यादा सीटें आगे थी इन लोगों की। एक विजन देश के सामने मोदी जी ने रखा था कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, और सर पे छत बन जाएगी, किसानों की आय दुगना हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बहुत कुछ उन्होंने बोला था, काला धन वापिस आ जाएगा। 2024 में जब 10 साल के बाद दोबारा चुनाव में गए मोदी जी, तो जनता ने ये बता दिया कि अब उन पे विश्वास नहीं है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। आज उनको जनता 300 से जो है 230 पे ले आई। तो ये रिजेक्टेड पीएम कैंडिडेट जो है बीजेपी के, उनको जो है हजारों करोड़ रुपए लगा के जो है ये दोबारा से कहते हैं कि कोई उनके सामने नहीं है, कोई उनके सामने नहीं खड़ा होता, तो जनता ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है उनको तथ्यों के बेसिस पे। और दूसरा, जहां तक इकोनॉमी का, जहां तक 12 साल बेमिसाल ये जो कहते हैं उसका बात है, आप आंकड़ों पे बात कर लीजिए। जो एजुकेशन 1 लाख रुपए में होती थी आज 4 लाख रुपए में होती है, जो एमपीए 7 लाख रुपए में होती थी आज 25 लाख रुपए में होती है, जो इंजीनियरिंग 1 लाख रुपए में होती थी आज 5 लाख रुपए में होती है, जो पेट्रोल 73 रुपए था आज 110 रुपए हो गया, जो डीजल 55 रुपए था आज 100 रुपए हो गया, जो बेरोजगारी 20% थी 15 से 25 साल में वो आज 40% हो गई, एफडीआई एट लोएस्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट लोएस्ट है, और आंकड़ा इसका 2.3 लाख करोड़ रुपीस हमारे देश से लोग विड्रॉ कर चुके हैं। ठीक, आपने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन हंगर इंडेक्स में हम 102वें नंबर पे आगे 63 से खिसक के केवल 2 लोगों के लिए काम किया आपकी सरकार ने। केवल आपके 2 मित्र माला माल हुए हैं और देश की जनता जो है वो ठन ठन गोपाल हो गई है सर। ठीक, आप हजारों करोड़ रुपए लगातार खर्च कर रहे हैं केवल एक व्यक्ति को जिसको जनता। ठीक है, मैं इसका रिप्लाई ले लेता हूं 30 सेकंड में राधिका से। 12 साल में आप लोगों ने 2 लोगों के लिए काम किया। किन 2 लोगों के लिए काम किया? ये निर्वाण नाम ले रहे हैं कौन? निर्वाण अंबानी जी और अडानी जी। आप लोगों ने माननीय राधिका जी, अंबानी और अडानी। बोलूं अब मैं? हो गया? हाँ बोलिए। अच्छा, हम लोगों ने उनके लिए काम किया, तो आप लोग किसके लिए काम कर रहे थे? टोटो की 40 सीट्स के लिए आ रहे। टोटो तभी 2 लाख की जनता में। देखिए, ये कंटिन्यूसली बीच में बोलते हैं राकेश जी, ऐसे लोगों को प्लीज कंट्रोल करिए। जिन लोगों ने ये वादा किया था अपने बच्चों के सर पे। निवान भाई जवाब सुन लीजिए, आपने नाम 2 लोगों का लिया, उस पर जवाब सुन लीजिए। जिन लोगों ने बच्चों के अपने सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, कहा था ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना राजनीति करूंगा, वो चुनाव लड़ते हैं, घर भी बनाते हैं आलीशान। कंट्रोल करिए, आगे बढ़ो प्लीज। निवान भाई बार बार नहीं। देखिए, सब लोग, राजपूत जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बार बार नहीं, बीच में 1-2 बार बोल दिया, ठीक है, बोलिए राधिका। ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालिए। कमिंग बैक, इन्होंने कहा हम घर नहीं लेंगे, क्या आलीशान 50 करोड़ का घर बनाया। इन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, पूरी की पूरी, अभी भी जब पंजाब में जहां से जाके रहते आते, पूरी की पूरी फ्लीट चलती है। और ये देखिए ना राकेश जी, लोगों की आय 2 लाख रुपए नहीं होती साल की, और इन आदमी के घर में तो एक टॉयलेट सी 2 लाख की टोटो की। बताइए, चमकते हुए जमीन, और वो तो म्यूजियम बनने जा रहा है इनका घर। लेकिन ये बात किसकी करते हैं? आप लोगों ने तो शराब माफिया के लिए काम किया, इसलिए दिल्ली में 1+1 शराब फ्री में बांट रहे थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर घर राशन। कोई भी आज मेरे देश में भूखा नहीं सोता है, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री समझते हैं कि भूख और गरीबी क्या होती है, इसलिए सबको राशन मिलता है ताकि उसको, गरीब इंसान को राशन मिले। हर घर में ये योजना का बेनिफिट मिलता है, जो है आयुष्मान हेल्थ योजना, जो कि कब की आ जानी चाहिए थी। लेकिन जिन्होंने एक एम्स बनाया वो ये कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो अपना इलाज कराने तो अमेरिका चले जाते हैं, और ये तो दिल्ली में खाऊ खाऊ करते थे और जाते थे दूसरे प्रदेशों में इलाज कराने। ये अपने खुद के कार्यकाल में दिल्ली में अपना इलाज नहीं कराते थे, और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में तो उनके मंत्री भर्ती नहीं होते थे, जाके प्राइवेट। ठीक है, मैं एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूं, एक बात कहते हुए, निवान भाई आपसे एक बात कहते हुए एक फैक्ट आपके सामने भी रख देता हूं। साल 2014 के पहले आखिरी बार 1984 में जब राजीव गांधी थे, तब आखिरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 400 के पार सीटें गई थी, 404 थी संभव था। तो अगर बहुमत नहीं मिलना एक पार्टी को यही पैमाना है, तो उसके बाद तो 30 साल तक नहीं मिला।
और उस 3 सालों में अधिकतर समय कांग्रेस सरकार में रही, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, तो यह मतलब नहीं होता है। जिस गठबंधन को मिला या बहुमत मिला वो अच्छी बात है, आपके पास अपनी सियासी गुंजाइश है, लेकिन अगर आप बहुमत वाला पैमाना नाप रहे हैं तो फिर 84 के बाद से तो 30 साल ऐसे ही गया, फिर जनादेश वाली सरकार ही नहीं थी फिर तो। राकेश भाई, आप ही तो बोलते हैं ना कि मोदी जी सबसे अलग हैं, आप ही तो बोलते हैं कि ऐसा अभूतपूर्व कार्यकाल किसी का नहीं रहा। हाँ। तो मैं उसी भी तो कह रहा हूँ। अरे तो किस संदर्भ में कहा जाता है भाई? अगर कोई कहता है किस संदर्भ में कहता है निभान भाई, ये भी तो देखिए, लॉन्गेस्ट सर्विंग एज अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर बातचीत हो रही तो उस पर चर्चा हो रही है। मैं हर संदर्भ में कह रहा हूं दैट ही हैज फेल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो ठीक है, आप Yet you failed to even get 4 votes. Yet you failed to retain Delhi. तो दिल्ली की जनता ने फेल करके पंजाब भेज दिया, पंजाब की जनता फेल करेगी, वो यहाँ ज्ञान ना दे। आप लोग चुनाव जीत नहीं सकते। इसमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, केजरीवाल वो जबरदस्त राकेश जी के हुए हैं। ठीक है, मैं राजपूत जी के पास जा रहा हूँ। एक केजरीवाल जो अपनी सीट जीतने में फेल हो गया, उसके प्रवक्ता ठीक है, ज्ञान देंगे कि कौन फेल हुआ। ठीक है राजपूत जी, गांधी जी से बात मैंने छोड़ी थी जब आपसे चर्चा चल रही थी। गांधी जी ने कहा था 1948 में एक आर्टिकल था उसमें कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, स्वरूप बदलना चाहिए, जो उद्देश्य था मुख्य वो पूरा हो गया। पहली बातचीत 2014 के बाद आप लोग 13 से ज्यादा राज्यों में आप या आपकी सहयोगी सरकारें गिर गई। असम, आंध्र जैसे राज्यों में आप बाहर हो गए, कई जगहों तो आप चुनाव जीते सरकार नहीं बना पाए। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है या ये सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है? सर बहुमत नहीं था, गणित नहीं जुटा पाए। कर रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहा है। भाई देख राकेश भाई, एक बात सुनिए, अब अगर आप भी बीच में बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं, मैंने तो एक लाइन दे दिया, आपने मेरे से सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दे दिया। सवाल कर लीजिए एक बार। नहीं, सवाल हो गया, जवाब सुन लीजिए। हो गया जी। तो अगर इलेक्टेड सरकार गिरी है हमारी, तो ये सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए उनको चुल्लू भर पानी में। जब कोरोना काल आ रहा था, जब क्या नाम नरेंद्र मोदी जी हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप और नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, उस समय मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही थी, कर्नाटका में सरकार गिराई जा रही थी, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी, उत्तराखंड में सरकार गिराई जा रही थी। ये हमारे लिए नहीं, ये लोकतंत्र में जो सत्ता पक्ष में उसके लिए शर्म की बात है। तो शर्म, ये नरेंद्र मोदी जी का तो आपने काला अध्याय और खोल दिया, एक बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से पहले तो वोटों की चोरी होती थी बंगाल में, बिहार में वोट, अब सीटों तक की चोरी हो रही है मध्य प्रदेश में। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। मैं आपको कुछ आंकड़े रख देता हूं, छोड़ दीजिए गांधी जी को, नेहरू जी को, इनसे उनसे मुकाबला तो करना छोड़ ही दीजिए, मनमोहन सिंह जी से ही मुकाबला कर लें ये लोग। हमें 720 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी मिली थी, 720 बिलियन रुपए की। हमने उसको 2.3 ट्रिलियन करके दिया मोदी जी को 2014 में, और मोदी जी आज की डेट में 4 ट्रिलियन पे ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी 3.8 हो जाती है, कभी 4.1 हो जाती है। बैंक में भी धन रख दो तो 5 साल में दुगना हो जाता है। लेकिन आज मोदी जी की इकोनॉमी 2.3 से 4 ट्रिलियन पर आई है। हमने इनको रुपया 58 रुपए में डॉलर दिया था, 96 रुपए में डॉलर ले आए हैं। ठीक है, हमने $140 में पेट्रोल क्रूड ऑयल खरीद करके हमने इनको दिया था। और ठीक है राजपूत जी, थोड़ा सा समय कम है सर, आपको रोक रहा हूं। राधिका जी 30 सेकंड में रिप्लाई दे लीजिए, थोड़ा सा समय कम है सर। ये उचित नहीं है सर। अगर मेरी पूरी बात नहीं होने तो जल्दी से पूरा करिए सर, फिर राधिका का मैं रिप्लाई नहीं ले पाऊंगा, राधिका का रिप्लाई नहीं ले पाऊंगा। मत बुलाइए सर। नहीं ऐसी बात नहीं है, पूरा करिए, पूरा करिए। ये तो जल्दी पूरा करिए सर, पूरा करिए, गलत बात कर रहा हूं। पूरा करिए। नहीं गलत बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं। तो आप तारतम्य तोड़ देते हैं, आप बड़े प्रवक्ता है ना, आप बड़े प्रस्तोता है, तारतम्य तोड़ देते हैं। तो हमने 58 रुपए में किया था डॉलर, और इन्होंने 96 रुपए में कर दिया। हमने हमारे समय में देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ का था, इन्होंने 255 लाख करोड़ का कर दिया। हमारे समय पर जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी, वो आज की डेट में इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार नीचे जा रही है। हमारे समय में जो बेरोजगारी की दर थी, आज की डेट में उससे कहीं ज्यादा है। महंगाई की दर 123% सिलेंडर बढ़ा दिया। सर अब समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, एक दिन और इस पर आंकड़ा ले लूंगा आज सुरेंद्र राजपूत जी। उस दिन ये भी चर्चा हो जाएगी कि जब देश आजाद हुआ था तब $1 बनाम कितना रुपया था, इस पर भी चर्चा आगे बढ़ जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।